जिन्होंने सेवा ही धर्म सेवा ही कर्म मानकर बजट पारित किया और बजट में राजस्व विभाग को वो सब घोषणाएं जो राजस्थान की जनता के उन्नति उत्थान के लिए ज़रूरत थी, उनको राजस्व के माध्यम से इस बजट में शामिल किया। मैं मांग संख्या 16 पर उन सभी सदस्यों के जिन्होंने अपने विचार रखे, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से भी या बोलकर भी, निश्चित रूप से बहुमूल्य सुझाव थे। मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरा विभाग के अधिकारी सब उनका अतिशीघ्र जल्दी जवाब भी देंगे और जहां सुधार करने की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से उनकी भावनाओं के आधार पर, क्योंकि वो सब भी जनता से ही जीत के आते हैं, जनता की भावनाओं को यहाँ रखते हैं, तो हम सब उनका सम्मान करते हुए कानून सम्मत या कानून को बदलाव करने की जरूरत होगी निश्चित रूप से करेंगे और इस राजस्थान की प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए राजस्व विभाग पूरा प्रयास करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जिस देश और दुनिया में जब आदमी नहीं आए उससे पहले ही ये जमीन थी। सारे धर्मों के अंदर जर जोरू जमीन इसी की लड़ाई चली। ठीक हमारे सदस्यों ने चिंता जाहिर की, कई मुकदमे लगे हुए हैं, मुकदमों का निस्तारण धीरे होता है, कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन माननीय सभापति महोदय आप काफ़ी सीनियर इन चीज़ों से अवगत हैं। मैं ठेठ गांव से किसान परिवार से आता हूं। मेरे जैसे कई सदस्य हैं वो उन परिवारों से आते हैं, कोई उस परिवार से नहीं है फिर भी उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते और इस सदन में आते हैं। तो ये विभाग की कई अच्छाइयाँ हैं तो कई कमी भी है। तो ये आज से नहीं है, हर 5 साल में सरकार वोट के माध्यम से चुनी जाती है, वो हमारे निर्णय करती है। जन घोषणा पत्र भी होता है। हमारे जन घोषणा पत्र में भी मुख्यमंत्री ने एक नीतिगत दस्तावेज बनाते हुए मानते हुए कैबिनेट में निर्णय लेकर चीफ सेक्रेटरी महोदय को सौंपा। आज मुझे कहते हुए खुशी है 80 जन घोषणाएं उस 80% लगभग उसमें पूरी कर चुके हैं। राजस्व विभाग की भी उसके अंदर कई घोषणाएं हैं, कुछ घोषणाएं बाकी हैं जो निरंतर हमारे प्रयासरत हैं कि हम 100% उन जन घोषणाओं को पूरा करें। माननीय सदस्यों ने कई जगह चिंता भी जाहिर की है, लेकिन इस जमीन के बारे में ये जरूर सोचना चाहिए। आज हर आदमी अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट पैदा करता है, चाहे कपड़ा हो, घड़ी हो, जूते हो, तो उसकी एक निश्चित समय होता, लागत होती कि कितने रुपए में कपड़ा बना, कितने रुपए में घड़ी बनी और कब तक उसका समय रहेगा, उसकी एक्सपायरी डेट भी रहती है। लेकिन एक ज़मीन ही ऐसी चीज़ है, इसका अभी तक कोई पता नहीं कि कौन सी फैक्ट्री में बनी, इसकी उम्र क्या है, ये कब तक चलेगी, इसकी कीमत क्या है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए मन मर्जी जैसी स्थिति मौके पे आती है इस ज़मीन की, उसके आधार पर इसकी कीमत आंकी जाती है। इसलिए कई बार इसमें आरोप भी लगते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान किए हैं। लेकिन वो समय था जब जमीन के बारे में लड़ाई लड़ी जाती थी, जब कई परिवारों के बच्चे बिछुड़ जाते, कई माएँ विधवा हो जाती, तब जाके जमीन मिलती। ऐसी परिस्थितियों को आज मुझे कहते हुए इस सदन में इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम वो नेता जिन्होंने आज़ादी का संघर्ष करके और वोट का लोकतंत्र लेकर आए, लोकतंत्र लाने की वजह से ही आज हम सभी लोग स्वतंत्र रूप से इन चीज़ों को रख रहे हैं। आपके बाईं तरफ और मेरे दाहिनी तरफ जो लिखा हुआ है कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वह स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वह न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें आती है, इस विभाग में भी ऐसी चीज़ें हैं जो आंकड़े मेरे पास, लेकिन फिर भी मान्य कई सदस्य इस तरह बोलते हैं जो आपके संदेश है, जो हमारी लोकतंत्र की खूबी है, उसको पूरी तरह से ध्यान में नहीं रख पाता है। मैं आपके माध्यम से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि भारतीय इतिहास में भू प्रबंधन का पहली बार जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आया, जब अफगान का राजा था शेर खान सूरी 1540 से 45 की ईस्वी में, जब उन्होंने ज़मीनों का वर्गीकरण करके, क्योंकि उस समय
ज़मीनों से ही हमारी सरकारें चला करती थी, ज़मीन का टैक्स से ही चली थी, लगान से। इसीलिए कई राजा, कई मुगल, कई इस तरह जो अत्याचार की श्रेणी में आते थे वो अत्याचार करते थे वो लगान वसूली में। लेकिन उस समय इन्होंने वर्गीकरण किया, कहीं पड़त है, कहीं बंजर है ज़मीनें, और उसको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के माध्यम से ही इस धरती पर लाया गया। और उसके बाद धीरे धीरे जो बादशाह अकबर के नौरत्न में राजा टोडरमल ने इस चीज़ को समझा, जरीब और कंघी के माध्यम से हमारे हिंदुस्तान में उस चीज़ को लागू की। और मुझे कहते हुए खुशी है कि जब उस समय भरतपुर की रियासत से इस चीज़ को लगभग 1882 में जो कर्नल जेम्स टार्ड ने राजस्थान के वरद सेक्टर का पूरे का सर्वेक्षण किया और भरतपुर से इसकी शुरुआत की। और सर्वप्रथम 1855 में भू प्रबंध की कार्रवाई को व्यवस्थित रूप से शुरू किया। उसके बाद सने सने कई तरह की ऐसी चीज़ें आई। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब राजस्थान को बढ़ने में लगभग 8 वर्ष 7 माह लगे, तो 7 तरह से राजस्थान का निर्माण हुआ था। मैं आपके सामने उन चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि 19 रियासतें और 9 ठिकानों के माध्यम से पूरे राजस्थान का निर्माण हुआ। और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के अंदर उपलब्ध है। हमारे सर्वप्रथम 18 मार्च 1948 को जब हमारा मत्स्य संघ बना, जिसमें शोभाराम कुमाऊत अलवर के मुख्यमंत्री बने थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एक अलग राज्य बना था। द्वितीय जब 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, टोंक, किशनगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ठिकाना, ये सारे मिलाकर कोटा, जिसमें गोकुल राव जी असावा हमारे मुख्यमंत्री बने। उसके बाद तृतीय जब 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ, जिसमें पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर को मिलाकर माणिक्यलाल वर्मा साहब इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद चौथा जब विलय हुआ 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान के रूप में जब निर्माण हुआ, तो हमारे मुख्यमंत्री जी हीरालाल शास्त्री जी जो संयुक्त राजस्थान के बने। माननीय सभापति महोदय, इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए फिर भी राजस्थान का निर्माण पूरा नहीं हुआ। अलग अलग जगह अलग अलग कानून थे, कहीं जमीन पर लगान अलग तरीका, कई जगह अलग तरीके का। लेकिन जब 15 मई 1949 में संयुक्त वृद्ध राजस्थान, जो वृद्ध राजस्थान और प्लस मत्स्य संघ को मिलाकर जब हीरालाल शास्त्री जी जयपुर के इसके भी मुख्यमंत्री वो बने, जब उसको पंचम रूप में शामिल किया, छठे रूप में राजस्थान संघ का निर्माण हुआ, उसमें हीरालाल जी रहे। और उसके बाद जो सप्तम बना 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें कि कितना संघर्ष, आज हमारे कई नेता कहते हैं 70 साल में क्या किया, कि कितनी मुश्किल से राजस्थान को एक स्टेज के रूप में खड़ा किया, जिसमें आज हम इस पवित्र सदन में ये चीज़ें रख रहे हैं। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ में जो अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, ये काफ़ी गांवों को मिलाकर, कुछ गांव कोटा में चले गए, कुछ मंदसौर, जब मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने, टीकाराम पालीवाल साहब, जयनारायण व्यास साहब, तमाम उन नेताओं ने एक रचना की, एक व्रत सोचा, एक विजन था कि राजस्थान को हमने एक करके इन 19 रियासतें 3 ठिकानों को बना तो दिया, इनको खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सब चीज़ों को देखा। हमारे पुराने कई नेता हैं, लेकिन जो हमारे पदों पर है, मैं उन्हीं के नाम गिना रहा हूँ। जब उन्होंने इन चीज़ों को सोचा, राजस्थान में हमारा टेंडेंसी एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 1955-56 जिसका जिक्र कर रहे थे माननीय उपनेता, ये सारी चीज़ें उस समय गठित की गई। राजस्थान को पहली बार हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किसान को जमीन का मालिक बनाया। ये वही पवित्र सदन है। इसी सदन में माननीय उस समय के सदस्य को मैं याद करूंगा कि जिन्होंने इस राजस्थान के किसानों को वो तमाम चीज़ें दी, जिसके माध्यम से आज हम सारी चीज़ों की जानकारियाँ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी माननीय सभापति महोदय, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी जब पहली बार 1949 में 1 नवंबर 1949 को इस राजस्थान को बनाने के लिए जब हमारी परेशानी आई थी उस समय कि कैसे इसकी राजधानी बनाई जाए, किस तरह इस देश को राज्य को एक रखा जाए, तो पहली बार जो पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की, जिसकी सिफारिश में जयपुर को राजधानी घोषित किया गया, हाईकोर्ट जोधपुर को दिया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर में दिया गया, खनिज और कस्टम एक्साइज विभाग उदयपुर में, राजस्व अजमेर के अंदर, वन सहकारी कोऑपरेटिव सहकारी कोटा एवं कृषि विभाग भरतपुर का निर्णय उस समय लिया गया। ये तमाम चीज़ें सब रियासतों को एकीकरण कर इस व्रत राजस्थान का निर्माण किया, जिसकी वजह से राजस्थान का
राजस्व मंडल अजमेर में स्थापित हुआ। कई बार ऐसी चीज़ें आती है, आज भी वो जिक्र आया, मैं उन चीज़ों को आपके सामने रखना चाहूँगा। ताली बजाने के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें कहूँगा जिससे ताली भी बज जाएगी, माननीय सभापति महोदय। आक्रोश पैदा करने के लिए आक्रोश भी पैदा हो जाएगा, लेकिन ये विभाग ऐसा है कि नहीं तो इसमें सबको सहयोग करने की जरूरत है, इसको साथ लेकर चलने की जरूरत है। बाकी आंकड़ों से बात करें तो 5 साल 4 साल के मैं आंकड़े भी गिना दूंगा, लेकिन उससे राजस्थान के किसानों का भला नहीं होगा। आरोप प्रत्यारोप लगा देंगे माननीय सभापति, लेकिन राजस्थान के उन जो लोग यूट्यूब पर इस विधानसभा की कार्रवाई को माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुख्यमंत्री जी ने जो अलाउ किया, वो सुन रहे तो वो देखेंगे, हमारे पास आएंगे कि हकीकत क्या, हम ऐसा कंक्लूड निकालें, ऐसी चीजें निकालें जिससे इस राजस्थान के किसानों को फायदा हो। आज राजस्व मंडल में कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भ्रष्टाचार विभाग है, कार्रवाई करने के लिए छूट दी। इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार में पकड़े गए जो कोई सत्ता पार्टी ने भ्रष्टाचार करवाया हो, लेकिन कार्रवाई की है। कार्रवाई करने के बाद ही तो ये लोग बोल पा रहे हैं। उनके सुझाव आने चाहिए कि बहुत अच्छा काम किया राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, जो रेवेन्यू विभाग के राजस्व मंडल में जो इतनी बड़ी पोस्टें होती उनमें भी हाथ डालने की हिम्मत की। अब और आगे हम उसमें क्या सुधार करें। आज हमारे वहाँ 20 पद हैं, मुकदमों का जो निस्तारण है धीमी गति है, ये बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी इन 4 सालों में जो स्पीड बढ़ी है उसका तो धन्यवाद करना चाहिए माननीय सभापति महोदय। मैं आज भी राजस्थान के राजस्व मंडल में लगभग जो टोटल मुकदमों का जो अधीनस्थ न्यायालय सारा मिलाकर औसतन 12,000 राजस्व प्रकरण पर मंथ दर्ज होते हैं। निस्तारण माननीय सभापति महोदय 8,700 को ही होता है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि इसका निस्तारण कैसे करें। और ये आंकड़ा इन 4 सालों में थोड़ी स्पीड बढ़ी, लेकिन उससे पहले 5 सालों में बहुत धीमी गति थी। उसका एक कारण है, कारण यह है कि माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्व मंडल के 20 जो पद है वो कभी पूरे नहीं भरे गए। पहली बार हमने प्रयास करके अभी भी हम 16-17 तक पहुंचे हैं। आज भी 2-3 पद खाली है, लेकिन फिर भी हमारे पूर्ववर्ती सरकार के समय ये 10, 11, 12 से कभी आगे नहीं गए। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कतें होती, एक रेवेन्यू बोर्ड में हमारे माननीय जज साहबान कुछ देर के लिए बैठते हैं पेशी के लिए, जैसा सदस्यों ने चिंता जाहिर की। आपकी चिंता नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, हाई कोर्ट के जज साहबान इसके बारे में चिंता कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी, हमारे लॉ सेक्रेटरी, हाई कोर्ट के जज साहब इसके बारे में चिंता कर चुके हैं। गत बार 12 मार्च को हमने ग्राम न्यायालय लगाए। यूपीए सरकार के समय राजस्थान में 45 ग्राम न्यायालय खोले। वो किस वजह से खोले कि इन मुकदमों का निस्तारण हो, रेवेन्यू बोर्ड को, हाई कोर्ट को, अधीनस्थ न्यायालयों को इनको सपोर्ट मिले। और इसमें बिना वकील भी अगर किसान की सहमति हो तो हाई कोर्ट के जज साहब ने यह प्रावधान किया, लॉ सेक्रेटरी साहब ने, और मुख्यमंत्री ने उसमें सहमति दी। हमारे आरएस एसोसिएशन और मुंशी मजिस्ट्रेट वगैरह के जो विवाद थे, हमारे रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन, हमारे सेक्रेटरी, सब ने मिलकर उनका समावेश किया और उससे मुकदमों में निस्तारण में काफ़ी गति तेज आई। लेकिन फिर भी आज की स्थिति राजस्व मंडल में 67,000 मुकदमे पेंडिंग है और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 5,40,000 मुकदमे पेंडिंग है जो रूटीन में चलते रहते हैं। टोटल योग 6,06,000 मुकदमे जो राजस्थान की अधीनस्थ न्यायालय रेवेन्यू बोर्ड में लंबित हैं। इस पर चर्चा करने की जरूरत है। इस पर क्या कॉन्क्रीट चीज आए जिससे उन किसानों का भला हो, उन मजदूरों का भला हो, जो सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म मुख्यमंत्री जी मानकर चलकर इन कामों में सहयोग मांग रहे हैं, तो उसमें हम सपोर्ट करेंगे। इस विधानसभा का तो हम ज़्यादा निस्तारण में काम ले पाएंगे। फिर भी हमने राजस्व प्रकरणों में तीव्र गति से निस्तारण के काफ़ी प्रयास किए। हमने सबसे पहले इसको ऑनलाइन मुकदमों की जानकारी देना, ऑनलाइन व्यवस्था की है, जिससे काफ़ी हद तक लोगों को पेशियों का पता लगने लग गया। बाकी कई बार पेशियों का उनको पता ही नहीं लगता और आगे से आगे बढ़ती जाती। शीघ्र निस्तारण के लिए हमने 6/8/21 एवं 12/11/21 को सभी न्यायालयों को समयबद्ध निस्तारण के लिए सीपीसी के प्रावधानों की पालना की है। जो आप चिंता जाहिर कर रहे थे सिविल कोर्ट की भी, हम चाहते हैं ये चीज़ें। कई बार वकील हड़ताल करते हैं, माननीय सदस्य कई बार सिफारिश लेके आते हैं कि इन लोगों को इस कोर्ट को मत तोड़ो। हम कोर्ट नहीं तोड़ रहे हैं। आज हालात आप देखो हिंदुस्तान के अलग अलग कोर्टों में, तो कई 8 राज्यों में राजस्व मंडल है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 11 राज्यों में राजस्व मान्य सभापति महोदय विभाग है, जिसमें हिमाचल, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा। बाकी अन्य राज्यों में लैंड रेवेन्यू और सेटलमेंट राजस्व और आपदा प्रबंधन के माध्यम से इनके कार्य होते हैं। राजस्थान में हमारी सोच थी, हमारे पूर्व
जन घोषणा पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री ने कमेटी भी गठित की। हमारी उस कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट भी आई, लेकिन उस समय भी हमारे कई साथियों का सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए हमने रोका। हम कोई उसका विखंडन नहीं कर रहे हैं, लोगों में भ्रांति पैदा करते हैं कि अजमेर का बोर्ड को हटा रहे हैं। सहित मान्य सदस्य और भी बैठे हैं, कई लोग आए थे मेरे पास, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम मुकदमे जुडिशियल और प्रशासनिक चीज को अलग अलग करना चाह रहे हैं, ऑफिस वहीं के वहीं, कि उसकी प्रक्रिया को अलग करना चाह रहे थे। अगर उसमें आपका सहयोग हो तो इन मुकदमों में काफी बड़ी निस्तारण में हमारी मदद होगी। लेकिन उस समय भी आप लोगों के माध्यम से कई बार राजनीति हो जाती। मैं आप सब लोगों को सुझाव दूं, आपका माना तो मेरा भी सुझाव माने, इन चीजों में सहयोग करें तो मुख्यमंत्री जी 1 मिनट में फैसला करेंगे, जिसे प्रशासनिक इकाई अलग हो, जुडिशियल इकाई अलग हो। अभी जुडिशियल वो कोर्ट में नहीं बैठ पाते, 1 घंटे से मुश्किल ज्यादा वो कोर्ट में नहीं बैठ पाते। ये चीजें अखबार के माध्यम से भी आती है, ये चीजें हमारे कई पेशी बनाने वाले लोगों के माध्यम से भी आती है। इसलिए फिर भी हमने सीपीसी के प्रावधान को इसमें जोड़ा है। दूसरा, हमने रिकॉर्ड जल्दी तलब करने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों में राजस्व मंडल में शीघ्र भेजने के लिए 17/9/21 को एक निर्देश जारी किया है। तो टाइम बाउंड हमने किया है कि तुरंत रिकॉर्ड की जरूरत होती वो आप रेवेन्यू बोर्ड में भेजें। इसके साथ ही लोक अदालतें 2022, 2023, 14/5/22, 13/8/22, 12/11/22, 11/2/23 हर तरीके से हमने पूरे राजस्थान में हर उपखंड के ऊपर एक वैन गाड़ी लगा के, बड़ी गाड़ी, उसके माध्यम से मुकदमों का निस्तारण जुडिशियल मजिस्ट्रेट को साथ बिठाया, हमारा एसडीएम को साथ बिठाया, वकील भी गवर्नमेंट के पैसे से वकील किया ताकि इन मुकदमों का निस्तारण हो। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मुकदमों में तीव्रता आई। बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने जो बिंदु संख्या 181 के ऊपर राजस्व न्यायालयों में ई फाइलिंग, ई समन व वीसी के माध्यम से हियरिंग की व्यवस्था प्रस्तावित है, इसमें 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो जो चिंता जाहिर की आने वाले समय में ये चीज हमारे बजट में भी प्रावधान हो गया, तो ये ई फाइलिंग वाली व्यवस्था और हो जाएगी। तो काफी हद तक इन मुकदमों का जितना जिस महीने में दर्ज होते हैं उतना डिस्पोजल होगा, तो इनकी संख्या आगे नहीं बढ़ पाएगी। त्रैमासिक रिपोर्ट एवं वार्षिक ग्रेडिंग की व्यवस्था भी हमने की। माननीय सभापति महोदय, कई लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए जो अच्छे मुकदमों का निस्तारण करता अधीनस्थ न्यायालय में उनको इनाम देने की प्रक्रिया भी चालू की है, जिसके माध्यम से हमारे मुकदमों का निस्तारण हो रहा है। इसी तरह जनरलाइज्ड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमने चालू किया है 1 जुलाई 2020 से राजस्व मंडल अधीनस्थ न्यायालयों में, जिसके माध्यम से निर्णय हमारा लेकर वहां इस पर अपलोड कर दिया जाता है। उसके माध्यम से अब वकीलों को भी जानकारी हो जाती और हमारे जो मुकदमे में जो प्रार्थी है दोनों तरफ से झगड़ रहे हैं उनको भी प्रतिदिन की बेंच आवंटन का मालूम पड़ जाती है। डेली की डेली बेंच अलॉट होती है, वो ऑनलाइन सिस्टम से मालूम पड़ जाती है। ये सारी चीजें हमने कैडर मैनेजमेंट के माध्यम से 27 मई 2020 से मंडल में समस्त सेवा संघों के प्रबंध कार्य का मैनेजमेंट पोर्टल के माध्यम से कर दिया। तो इससे सारी जानकारियां हमारे लोगों को, किसानों को मिल पा रही। लेकिन किसानों को अवेयरनेस नहीं होने की वजह से आज भी वो परंपरा पेशी पे पेशी, एक पिक्चर भी आई कि तारीख पे तारीख हो। इस रेवेन्यू बोर्ड पे कई स्टेटों पे इन मुकदमों की वजह से पिक्चरें तक बन चुकी है। ऐसी स्थितियां हैं, उसमें हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हमने 2023 से ई फाइलिंग की चीजें हो जाएगी, कार्य का मूल्यांकन संबंधी ये चीजें हो रही। आने वाले समय में हम रेवेन्यू बोर्ड में और अच्छी तरीके से जो हमारा DILRMP प्रोग्राम है जी, भारत सरकार ने 2008 में यूपीए सरकार ने घोषणा की, 2010 में लागू हुआ। माननीय सभापति महोदय, पूरे हिंदुस्तान में अगर ये चीज लागू हो गई अच्छी तरीके से, कई स्टेटों ने अच्छा काम किया। राजस्थान में 2010 से शुरू हुआ, लेकिन स्लो स्पीड थी। बीच में आप लोग भी आए, लेकिन उस तरह नहीं कर पाए। फिर कोविड जैसी परिस्थिति आ गई 2 साल कोरोना की महामारी की वजह से। लेकिन जब अपना खाता योजना और हमने जो ऑनलाइन सिस्टम माध्यम से इस DILRMP प्रोग्राम, जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसके माध्यम से जो हमारे भू अभिलेखों को ऑनलाइन किया। हमारे आज सारी 392 तहसीलें, जिसमें 381 तहसीलों को हमने ऑनलाइन कर दी। काफी हद तक फायदा हुआ लोगों को। आज हम ये नहीं कह सकते कि फायदा नहीं हुआ। आज बिना पटवारी, बिना तहसीलदार जी के, बिना किसी ऑफिस के दफ्तर के चक्कर लगाए वो नकल स्वयं निकाल सकता। ये प्रोविजन किसने किया? ये सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म ने किया, ये अशोक गहलोत जी ने किया, तभी जाके आज राजस्थान में हो। फिर भी ये जो नई तहसीलें बढ़ने की वजह से 11 तहसीलें हमारी बाकी है। बाकी ये तहसीलें भी हम बहुत जल्दी ऑनलाइन कर देंगे,
जिससे किसी भी राजस्थान की तहसील में किसी भी किसान को अपनी नकल के लिए किसी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े। ये व्यवस्था है इसी भारत सरकार के उस समय के प्रोग्राम के माध्यम से राजस्थान सरकार ने किया, जिसकी वजह से आज ये चीज़ें हो रही है। इसी तरह हमारे खसरा नक्शों का डिजिटाइजेशन, राजस्व कार्यालयों के मध्य कनेक्टिविटी, डाटा सेग्रीगेशन का कार्य, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम। जो रिकॉर्ड की बड़ी दिक्कत होती थी, कई बार लट्ठे का जो कपड़े का नक्शा होता है, चूहे कुतर जाते हैं, व्यवस्थाएं नहीं होती, पानी टपकता, जिसकी वजह से छतों की रिपेयरिंग नहीं हो पाती, बिल्डिंगों की, गवर्नमेंट बिल्डिंग, ये कई तरह की दिक्कतें थी। आज मॉडर्न रिकॉर्ड रूम ने 253 तैयार कर दिए इस प्रोग्राम के माध्यम से। अब आने वाले समय में मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड के संबंधी, नकल के संबंधी किसी किसान को किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा और सही रिकॉर्ड उसको अपने मोबाइल के ऊपर मिलेगा। ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं, उसके लिए इनका सहयोग की जरूरत है। इसी तरह हम स्वतः ही नामांतरण की, जो हमारे बजट में घोषणा में थी, हमारे जन घोषणा में भी कहा, ठीक कहा हमारे उपनेता ने कि मुख्यमंत्री जी ने उस समय स्वतः नामांतरण ऑनलाइन 133 से 136 की धाराओं में करने का प्रावधान किया। जितना हम कर रहे हैं उतना तो हम नहीं कर पाए जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन हम 70% तक पहुंच चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, आज स्वतः ऑनलाइन जो रजिस्ट्री करवाता उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी और राजस्थान की पोर्टल पे हर तहसील के अंदर उसको किसी आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, रजिस्ट्री वालों को हमने कर दी। अब आने वाले समय में जो बड़ी दिक्कत आ रही गिरदावरी की, माननीय सदस्य कई बार चिंता जाहिर करते हैं, ओले आ गए, टीडी आ गई, गिरदावरी के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमारी एक टीम भेजी महाराष्ट्र में, ये पैटर्न पहले की सरकार थी जब ये शुरू हुआ था, और इसी DILRMP प्रोग्राम के माध्यम से ऑनलाइन गिरदावरी का, ऑनलाइन गिरदावरी जो अब स्वतः ही हमने प्रोविजन तो कर दिया, लेकिन किसान ऑनलाइन गिरदावरी करेगा। जो खुद के खेत पे किसान का लड़का खुद हमारे ऐप पे डालेगा, उसको मान्य होगी बिना किसी कलेक्टर के आदेश के, गवर्नमेंट के आदेश के, कि उसकी फसल खराबा हुआ कि नहीं हुआ, और उससे हमें डबल फायदा होगा। उससे हमारी राजस्थान में कौन सी जिन्स है, जो कितनी फसल हमने बोई है, उसका हमारे को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ही पता लगेगा। हमारे फर्टिलाइजर कितना चाहिए, हमारे को बारदाना स्पोर्ट प्राइस के लिए खरीदने के लिए कितना चाहिए, जो कौन कौन सी फसल राजस्थान के कौन कौन से हिस्से में बोई है, इस ऑनलाइन गिरदावरी और जब स्वतः गिरदावरी का जो प्रोविजन हमने घोषणा की है वो आ रहा, बहुत जल्दी हमारी टीम जाके आ गई, हमने देख लिया, उसका प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बहुत जल्दी हम वो वेब लॉन्च करेंगे जिसमें आप सब लोगों को उसका फायदा होगा। ऐसे ही अपना खाता अपना पोर्टल, ये 1/1/2020 से ऑनलाइन प्रोग्राम हमने जारी किया, इसके माध्यम से खुद देख सकता है, ई मित्र के माध्यम से भी जाकर वो अपना काम करवा सकता है। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी योजना सर्वे रिसर्वे, ये एक नया सेटलमेंट, जो पहले अमीन आया करते थे, कई दिनों तक एक गांव में रहा करते थे और वो जरी में वो खूंटी या खीर देते थे, जिसको लेके आदमी घूमा करते थे खेतों में, वो प्रक्रिया को पूरी तरह से गहलोत खत्म करना चाह रहे हैं। और अब नई चीज आई है, इन 33 ही जिलों में हमने वो ऑर्डर जारी कर दिए, सैटेलाइट इमेज के माध्यम से, आधुनिक उपकरणों से, जो हमने तहसील तक हम पहुंच चुके हैं, गांव तक जा रहे हैं। लगभग 1 महीने का टाइम लगेगा। जो आप कह रहे हो रिकॉर्ड में चिंता है, कहीं रिकॉर्ड में नाम अलग, मौके पे जमीन कम, रिकॉर्ड में ज्यादा, किसी का नाम शुद्धिकरण करना, खेमा की जगह खेमराज होना चाहिए, खेमा हो, रामा, पहले तो पढ़ा लिखा नहीं था, जो घर वाले रामा कहते रामा हो गया, और अब नाम बच्चे भी पढ़ लिख गए तो नाम रामलाल हो गया, तो वो रिकॉर्ड में रामा ही बोल रहा। आधार कार्ड नया बना उसमें रामलाल है और पुराने टाइम में रामा बना हुआ। तो ये स्वतः ही चीजें हम हर 4 नंबर की पर्ची, 5 नंबर की पर्ची किसान को स्वयं को देंगे, 1 महीने का टाइम देंगे, और उसकी ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा में वो आदमी संतुष्ट होगा हर घर के ऊपर कि मेरा नाम सही, मेरी जमीन सही। अगर सही नहीं होगा, वो कहेगा ऐतराज है, तो हमारा अधिकारी उसकी तमाम चीजों को बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी पैसे के स्वयं सही करके उसको रिकॉर्ड को देगा। ये काम हमने शुरू किया है सर्वे का, जिसके माध्यम से पूरे राजस्थान के किसानों का नई तरीके का, जो आप कह रहे थे पहले चिंता जाहिर कर रहे थे, आने वाले समय में उसको नापने का काम भी, जो सीमा ज्ञान करनी, पत्थरगढ़ी करनी, वो पूरा एक्यूरेट होगा। थोड़ी दिक्कतें इसमें आ सकती है, उसमें आप लोगों का सहयोग होगा, तभी जाके तमाम चीजें हम कर पाएंगे। लेकिन ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और इसके साथ ही शुरुआत में हमने 11 जिलों को इसमें लिया था, जयपुर, टोंक, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, अजमेर की 4 तहसीलें जो हमने इसमें शुरू की, अजमेर, पुष्कर, पिशांगढ़, नसीराबाद, जिसमें काफी हद तक
इसका रिजल्ट अच्छा रहा 99% तक। 1-8% कहीं दिक्कतें आई, माने भीम से आने वाले सदस्य जब अभी विराजे होंगे, इनका ही दिक्कत, हमने दोबारा ऑर्डर किए और बाद में हमने 33 ही जिलों को, बाकी बचे हुए जिलों को भी इसके लिए ऑर्डर कर दिए और हमारी टीमें पहुंच चुकी है, सब जगह समयबद्ध तरीके से ये काम चालू है। और मैं लगभग 20-22 जिलों में जाके भी आ गया हूँ, जिला कलेक्टर के माध्यम से इनकी मीटिंगें भी हुई। जो कंपनी को 2016 के अंदर टेंडर दिया था इसी DLRMP प्रोग्राम के माध्यम से, लेकिन वो काम नहीं कर पाए क्योंकि उनको पेमेंट नहीं किया, इस वजह से दिक्कत थी। हाँ, इस वजह से दिक्कत थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली, आते ही सबसे पहले इनको काम किया। फिर भी कोरोना की वजह से डिले हुआ। डिले होने के बावजूद भी ये कंपनियों की मैंने डिपार्टमेंट संभालने के बाद हमने हमारे अधिकारियों ने मीटिंगें की है। मीटिंग के बाद सब लोगों को पैसा हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से मुख्यमंत्री जी को कह के दिलवाया और तुरंत वो कंपनियां सारी की सारी आज मौके पे गाँव के अंदर काम को शुरू कर रही है और काम काफ़ी हद तक आगे मुटाम वगैरह हो गया। तो इसमें आप सहयोग करोगे तो आने वाले समय में आपको जो सबसे बड़ी जो दिक्कत रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वो लगभग खत्म हो जाएगी। धरा मोबाइल ऐप हम इसी के तरह हमें जमाबंदी गिरदावरी के लिए मैंने बताया था आपको, गिरदावरी ई-साइनिंग वाली बता दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 23-24 के बजट में घोषणा की है, भू विलेय की नकल एवं सीमा ज्ञान काश्तकारों को जो शुल्क लगता था उसको माननीय सभापति महोदय 100% माफ कर दिया गया है। अब उनको नकल के लिए, अब जो उनको सीमा ज्ञान पत्रगढ़ी करने के लिए कहीं पैसा देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। माननीय सभापति महोदय बहुत ही अच्छा काम होगा। इसी तरह कृषि ऋण पोर्टल चालू किया है जिसमें झुंझुनू और जयपुर जिलों में हमने शुरुआत की है, अभी पायलट प्रोजेक्ट में। इसके अंदर किसान को अब आने वाले समय में कहीं दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर किसी को लोन लेना, ऋण लेना है, वो बैंक में जाएगा, बैंक मैनेजर स्वतः ही चेक करेगा, उसकी ऋण दर्ज खुद करेगा, ऋण अगर पैसा जमा करा देगा तो ऋण हटाना, तमाम चीजें एक ही जगह बैठ के किसी बैंक से ड्यू लेना, कहीं और जगह घूमना, ये सारे चक्कर बंद हो जाएंगे इस ऐप को पूरी तरह से लागू होने के बाद में। तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट में कह दिया, ये पायलट प्रोजेक्ट में घोषणा कर दी, चालू हो गया हमारा काम। अब आगे हम बाकी जिलों में इसको बढ़ा रहे हैं। इसी तरह कुछ गांव ऑनलाइन में तो हमने 392 तहसीलों में से कुछ काफ़ी तहसीलें कर दी, लेकिन कई तहसीलों में जो गांव छूट गए जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, अब तक भी रिकॉर्ड नहीं है। जैसे 2 पंचायत छूट गई, कहीं 4 गांव छूट गए, वो अनसेटल्ड कैचमेंट एरिया प्रभावित है उसका, उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा, वहाँ नामांतरण में दिक्कत आ रही। बाकी कई जगह इस प्रोग्राम में दिक्कत नहीं आ रही। और आने वाले समय में माननीय सभापति महोदय इनको किसी भी नामांतरण के लिए कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही होगा। वो मैं आगे इसमें बताऊंगा आपको। इसके साथ ही जो काफी वर्षों तक रिक्त पद कर्मचारियों को भरे पड़े थे, खाली पड़े थे, इनकी बदौलत हमारे प्रोग्राम, हमारे मुकदमे बढ़ रहे थे, हमारे लोगों की शिकायतें भी आती थी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी पुरानी पेंशन जो लागू की, RGS लागू की, RGSHS योजना लागू की, जिससे कर्मचारियों में हर्ष की लहर आई, काम करने भी आगे बढ़े। हमने पटवारियों के पद भी भरे हैं। हमने नियुक्तियाँ, पहले नायब तहसीलदार जो सीट भर्ती होती थी तो 359 नायब तहसीलदार हमने भर्ती कर लिए। 111 के हमारे साक्षात्कार और चल रहे हैं, और आ जाएंगे। और पिछले आपके टाइम में 123 नायब तहसीलदार की भर्ती हुई। जो गैप आया माननीय सभापति महोदय, काफ़ी दिनों तक भर्तियों में, जब एक सीढ़ी छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी 2 सीढ़ी अगर कम हो तो ज़्यादा गैप आ जाता है। तो पिछली सरकार भर्तियां नहीं करने या कम करने की वजह से, नहीं तो नहीं कहूँगा, कम करने की वजह से जो गैप आया, इसकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ों की दिक्कत का सामना करना पड़ा, इसलिए इतना टाइम लगा। अभी हमने नायब तहसीलदार को गजेटेड ऑफिसर का दर्जा दिया मुख्यमंत्री जी ने, इससे भी वो लोग दौड़ के और काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे पटवारियों की काफ़ी सदस्यों ने चिंता जाहिर की, काफ़ी पटवारियों के पद खाली थे, कई जगह 2-2, 3-3, 4-4 पटवार मंडलों में पटवारी लगा करते थे। आज मुझे कहते हुए खुशी है, कुछ जगह छोड़ दो, लगभग 10% तो भर्तियों में वैकेंसी रहती, क्योंकि जब भर्ती की वैकेंसी हमने चयन बोर्ड को भेजी, उस समय हमारी जितनी खाली जिला कलेक्टरों से मांगी थी वो भर्ती हमने भेजी। उसके बाद कोई रिटायर हो गया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, कोई दूसरी नौकरी में चला गया, इस वजह से 13% पटवारियों के पद खाली रहे। बाकी आपके जाके देखना, आपके जिलों में, आपके विधानसभा में कहीं पटवारियों के 80% पद, 90% पद खाली नहीं मिलेंगे आपको, 85% से पद खाली नहीं मिलेंगे। अगर हो तो आप मुझे बताना। 85% जो पहले कहीं 78% खाली थे, कई जिलों में 78% माननीय सभापति खाली थे, आज 85% पद भर चुके हैं। कई जगह 90% है, कई जगह लेकिन 85% से कहीं कम नहीं है।
तो ये चीज़ें अभी ग्राम पंचायतों का जो पुनर्गठन हुआ तो माननीय सदस्यों की चिंता थी कि हमारे पूरे पटवारी मंडल पे पंचायत भवन में पटवारी नहीं है। अभी मुख्यमंत्री ने 1035 पटवारियों की नए खोलने के लिए बजट में घोषणा की, प्रावधान किया नई भर्ती भी और पटवार मंडल खोलने के लिए। तो अब एक भी ग्राम पंचायत राजस्थान की नहीं बचेगी जिसमें पटवार मंडल नहीं हो। ये व्यवस्था कर दी, बहुत जल्दी हम आपके पटवारी उसमें कर देंगे। और तो और पटवारियों को हम टैबलेट दे रहे हैं, जो आपकी समस्या है हेडक्वार्टर पर नहीं रहता, मैं कल ही हम ऑर्डर जारी कर देंगे, उनको पाबंद कर देंगे। आपकी भावना हमने देखी कि आप पटवारी अपने मुख्यालय पर हैं, उनको अलाउंस मिलता है, मकान का अलाउंस मिलता है, सब चीज़ें मिलती है। वो आपके सरपंच के माध्यम से या गांव के मोतबरों की तस्दीक के माध्यम से उनको पैसा मिलता है। फिर भी कई जगह लापरवाही, कुछ तो अच्छा करते हैं, कुछ लापरवाही करते हैं। अब बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की, प्रावधान किया, हम टैबलेट दे रहे हैं जिससे आपको ऑनलाइन वो सारी सुविधा बिना पटवारी के ही मिल जाएगी। फिर भी हम उनको पाबंद करने के लिए कल ही हम ऑर्डर निकाल देंगे ताकि सदस्यों की भावना के आधार पर वो पटवार भवन पर रहें। इसी के तहत हमने पटवारियों को प्रमोशन भी किए, इनके कर्मचारियों की मांग आई। पहले प्रशासन गाँव के संग अभियान चला जिसमें काफ़ी दिक्कतें आई, पटवारियों ने हड़ताल की, उनकी मांग थी वरिष्ठ पटवारी बनाए, हमने उनकी मांग को सुना, वरिष्ठ पटवारी बनाए। फिर भी पिछली सरकार के समय काफ़ी पद खाली होने की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, कोरोना की वजह से भी थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन गाँव के संग अभियान की घोषणा ही नहीं की। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती के मौके के ऊपर उसकी शुरुआत की है। 29 जिलों में उसी समय हमने शुरुआत कर दी थी। 2-3 जिलों में चुनाव थे, आचार संहिता ग्राम पंचायतों की वजह से उसमें बाद में शुरू हुए। और पहली बार माननीय सभापति महोदय 3 तरह के कैंप लगे। कैंप हर सरकार लगाती, पिछली सरकार भी लगाया, उससे पहले की सरकार गहलोत सरकार ने भी लगाया। लेकिन इस बार जो कैंप लगे वो कैंप, जो नारा ऐसे ही नहीं दिया सेवाई धर्म सेवाई कर्म, इस नारे के पीछे जो भावना थी कि एक एक व्यक्ति को चिन्हित करो, तो प्री कैंप लगाए जो लोगों को दिखने में नहीं थे, वो जिसके काम था उसी को दिख रहा। हमारे अधिकारियों की टीम गई, आदमी का चयन किया कि किस आदमी के किस तरह की समस्या है और उनको चिन्हित कर मेन कैंप में लेके आए और उस कैंप के अंदर उनका काम किया और फिर फॉलो कैंप के अंदर बच के उन लोगों का काम किया। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि लगभग 92,82,000 लोग हमारे कैंपों में आए जिनको फायदा मिला है, जिसमें राजस्व अभिलेखों में खातों में शुद्धिकरण, जो कई माननीय सदस्य चिंता जाहिर कर रहे थे कि हमारे कैंपों में काम नहीं है। मैं औचक निरीक्षण, मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं हेलीकॉप्टर लेकर गए, मैं स्वयं भी गया, आप लोग भी कैंपों में, कई विधायक मुझे मिले, मैं भी गया, उसमें काफ़ी खुश थे। हमारे फूल सिंह जी भिंडा, मैं उदयपुर का प्रभारी हूँ, तो इनके वहाँ मिले, दयाराम जी बैठे हैं, इनके वहाँ मिले, कई जगह में गया। तो खातों में शुद्धिकरण के लगभग 16 लाख मामले राजस्थान के हमने निपटाए हैं। इसी तरह आबादी की माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की। ये कुछ प्रोविजन है, इनको आपको समझना पड़ेगा। ग्राम सभा का प्रस्ताव दो, आबादी का सिवाय तक जमीन है तो हम सीधी आबादी उसको दे देंगे ताकि वो पट्टा दे दें। सीधी आबादी हमसे मांगोगे तो सीधी रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं दे पाएगा, नहीं जिला कलेक्टर दे पाएगा। उसका ग्राम सभा के प्रस्ताव के माध्यम से अगर आप आबादी मांगो, होता है माननीय सभापति, इसमें क्या है कि वो इसलिए नहीं दे पाते कि गांव के अंदर रिकॉर्ड में तो आबादी दर्ज, कई लोगों ने अवैध मकान बना लिए बिना पट्टे के। अब वो रिकॉर्ड में आबादी बोल रही खाली, और वो नई आबादी मांगता है जो उसको अधिकारी आबादी देते नहीं उस जनसंख्या के अनुपात। अगर उसको खर्च करके पट्टा बना दे, मान लो 2 बीघा आबादी ऑलरेडी मकान बने हुए, पुश्ते नहीं पट्टा बना दे, तो वो खर्च बोलेगी तो नई आबादी उसको मिल जाएगी। सबसे बड़ी जो जड़ है इसके अंदर, जो माननीय सदस्य अगर समझें, तो जो आबादी पे मकान बने हुए रिकॉर्ड में आबादी बोल रही है लेकिन पट्टे नहीं दिए, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो आबादी खाली बोलती है, इसलिए नया एसडीएम अधिकारी नया आपको जगह का वो आबादी में कन्वर्ट नहीं करता। तो आप पहले बसी हुई बस्तियों को पट्टा देने का काम करो, फिर आप आबादी चाहिए तो जितनी आबादी चाहिए आपको मिलेगी। ये आबादी बढ़ रही है, उसमें खाता विभाजन के भी हमने 1.5 लाख से ज़्यादा काम किए, फॉलो के में 10,000 काम किए। ऐसे ही करते अगर एक एक अगर नाम लूँ मैं तो लाखों की संख्या में इस कैंपों के अंदर हम लोगों को फ़ायदा मिला। इस कैंप के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निरीक्षण इसका किया था, और इसके अलावा घोषणा की कि ये कैंप आज भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि हमारे कैंप लगाने की आवश्यकता है। माननीय गंगानगर, रायसिंह नगर, वहाँ से बादरा से आने वाले सदस्य ने भी कही है, हमारे और भी सदस्यों ने कही, इधर गोगरा जी ने भी कही है। 2023 मार्च तक तो कैंप ही है, आप कभी भी लगाओ, कोई मना नहीं कर रहा। और फिर भी किसी की दिक्कत है, जो माननीय सदस्यों ने कहा है
कि टीसी का मामला बताया, तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कल ही ऑर्डर जारी करा दूंगा कि कैंप लगाकर आपके जितने भी पट्टे की दिक्कतें हैं, लूथरा जी ने भी कहा और भी माननीय सदस्यों ने कहा है, हमारे पूनिया जी ने भी कहा है, तो आपके ऑर्डर कर देंगे हम जिला कलेक्टर को, ताकि कैंप लगाकर आप उस चीज़ को देखें। इसके साथ ही प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार में ये तमाम चीज़ें इसलिए कि माननीय सभापति महोदय, इन मुकदमों का निस्तारण हो, लोगों को राहत मिले। राजस्थान की जनता को जो मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है, आज मॉडर्न स्टेट ऐसा ही नहीं बना। उन्होंने जो चीज़ें कही है वो इसलिए हो पाई, 4 सालों में वैश्विक महामारी के बावजूद भी हमने राजस्व इकाइयों का जो विकेंद्रीकरण किया। माननीय सभापति महोदय, या तो राजस्थान का निर्माण हुआ, उस समय रेवेन्यू इकाइयों का गठन किया गया, या अशोक गहलोत जी की ये सरकार 4 साल में आई, उसमें आप देख सकते हो एडीएम कार्यालय हमने इन 4 साल में 7 खोले, जबकि इनकी सरकार थी जो 5 साल में एक भी नहीं खोला। हमने 4 साल में 7 एडीएम कार्यालय खोले। इसी तरह अभी बजट में हमने और मुख्यमंत्री जी ने दे दिए 6, तो 7 से 13 कार्यालय एडीएम के हमने इस कार्यकाल में 4 साल में खोले। इसी तरह सहायक कलेक्टर के हमने 1 खोला, इन्होंने 0 खोला, अभी हमने 1 और कर दिया। इसी तरह उपखंड 27 एसडीएम ऑफिस इस 4 साल में मुख्यमंत्री जी ने खोले माननीय सदस्यों की मांग के आधार पर, और 5 अभी खोले, यानी 32 एसडीएम ऑफिस इस 4 साल में अशोक गहलोत जी की सरकार ने खोले, और पिछली सरकार में 0, एक भी एसडीएम ऑफिस नहीं खोला। इसी तरह तहसीलें माननीय सभापति महोदय, 61 तहसीलें इस 4 साल में खोली, अभी 17 और खोली, कुल 78 तहसीलें इस 4 साल में खोली, और पिछली सरकार में 17 तहसीलें खोली, और 78 तहसीलें 4 साल में खोली। इसी तरह उप तहसील माननीय सभापति महोदय, इस बजट की मिलाकर 106 उप तहसील खोली है, और जबकि इनके कार्यकाल में केवल 4 उप तहसीलें खुली है। इसी तरह राजस्व गांव 1062 लाख 1100 राजस्व गांव हम अब तक बना चुके हैं और बने हैं 4 साल में, और इनके टाइम में केवल 618, यानी 5 साल में 618 गांव ही बने। तो कहाँ जनता की या आम नीचे के लोगों की ये जो बात कह रहे हैं जो सही साबित हो रही, सही साबित ये चीज़ें मैं आंकड़े दे रहा हूँ। मैंने पहले ही आपका स्लोगन लिखा जो पढ़ा, कि इस स्लोगन के माध्यम से मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ, या तो बोलूँ ही नहीं, बोलूँ तो सही, नहीं तो पाप का दोषी होऊंगा। अगर आप लोगों ने खोला हो तो बताओ। इसी तरह कुल जो राजस्व इकाइयों का गठन जो 1292 हमने अभी तक कर चुके 4 साल में। इसी तरह माननीय सभापति महोदय 1035 नए पटवार मंडल खोल दिए। अब रही विकेंद्रीकरण के इन इकाइयों में जिले बनाने की बात, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में ये चीज़ें कही है, हमारे कई सदस्यों की मांग है, तो हमने तीव्र गति से एक गठित कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी का टाइम भी 13/3/2023 ही है। तो जैसे ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, तो तुरंत जो उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो काफ़ी दूरियां, काफ़ी चिंता जताई है, मैं भी उनकी सिफारिश कर रहा हूँ, लेकिन कमेटी अपने गुणावगुण मापदंड देखती है, उसके आधार पर खोलती है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है वो कमेटी रिपोर्ट देगी, तो जल्दी उन जिलों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं सदस्यों को आश्वस्त करूंगा कि मैं आपकी जो भावना थी उसको मुख्यमंत्री जी तक जोरदार तरीके से पहुंचाऊंगा, ताकि आपको इसका फ़ायदा आपके एरिया के लोगों को भी मिले, और लोगों को ज़्यादा इसका इकाइयों का विकेंद्रीकरण होगा तो ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा ले पाएंगे। इसी तरह माननीय सभापति महोदय, ठीक बात कही सदन के उपनेता ने कि 1955 का टेडेंसी एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट और सीलिंग एक्ट ओल्ड पुराना 1973, ये इनको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, कहीं नहीं। मैं बनते ही मैंने सबसे पहले चिट्ठी इसी चीज़ की लिखी है, हमारे घोषणा पत्र में भी है, जन घोषणा पत्र में। माननीय भैरू सिंह साहब नहीं रहे, लेकिन उनकी भी भावना थी। ये बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी है। आज के टाइम में लगभग इतने सर्कुलर हम निकाल चुके हैं कि उन मूल कानून की भावना का ही कोई उद्देश्य नहीं रहा। तो लेकिन इसमें समय चाहिए। कमेटी गठन पहले भी हुई है, कमेटी की रिपोर्टें भी आई है, कई बार सेलेक्ट कमेटी के पास भी गया, कई तरह की दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर, जब हमारे भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें भी जब हम बैठे थे तो इस पर उन्होंने काफ़ी चिंता जाहिर की। वो चीज़ उनको याद है, उन्होंने खुद ने आगे होकर ये चीज़ कही। तो आपकी भावना भी और सदन की मैं पहुँचाऊँगा उसके माध्यम से, ताकि ये कमेटी जल्दी बनकर इस चीज़ के लिए ये इतने सर्कुलर, फिर भी हमने नियमों में सरलीकरण किए हैं, ताकि इन कैंपों में या आप समस्याएं जो आप जन सुनवाई डेली या सप्ताह में एसडीएम करते हैं, आप लोग जाते हो, तो उसके लिए हमने
काफ़ी सरलीकरण किया। देखो 18-19 से पूर्व का बकाया का जो तमाम लगान था वो पहली बार हमने माननीय सभापति महोदय माफ़ किया। जो 18-19 से पूर्व का बकाया देय लगान भू राजस्व का तमाम माफ़ कर दिया गया। इसी तरह फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 10 हेक्टर तक कन्वर्जन की छूट दी फ्री के अंदर, जो पहली बार 2007 के जो आपके नियम थे उनमें संशोधन करते हुए इस चीज़ को हमने आगे बढ़ाया और 10 हेक्टर तक फ्री कन्वर्जन की, ताकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारे किसानों के बच्चों के लिए वहीं गांव में ही आ सके, ये व्यवस्था किया। इसी तरह इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु कन्वर्जन का प्रावधान वो किया। इसमें भी लीज जो परिवर्तन टाउनशिप पॉलिसी को इकट्ठे होकर कोई कॉलोनी काटते हैं तो उनको भी इस चीज़ से छूट में फ़ायदा देने के लिए ये पॉलिसी लेकर आए, इसमें भी हमने नियमों में संशोधन किया। इसी तरह माननीय सभापति महोदय सामाजिक एवं धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट कन्वर्जन प्रभार से मुक्त किया। 17/8/2020 जो जारी कन्वर्जन की नियम जो है उनमें संशोधन करते हुए हमने चिकित्सा सुविधाएं हो, धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, शैक्षणिक सुविधाएं हो, वृद्धाश्रम हो, अनाथालय हो, नारी निकेतन, लेप्रोसी सेंटर, असमर्थ व्यक्ति केंद्र, व्यसन मुक्ति केंद्र, कन्या आश्रम, बाल गृह, इन तमाम चीज़ों को हमने कन्वर्जन के जो शुल्क लगता है उसे माफ़ कर दिया। ये भी पहली बार ऐसी चीज़ हुई है। इसी तरह स्टेडियम, खेल मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हेतु कन्वर्जन के लिए अनुमति कर दिया। ये भी चीज़ें की। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन हेतु खातेदारी को कन्वर्जन मुक्त कर दिया। इसी तरह खातेदारी भूमि पर बायोगैस, बायोमास पावर प्लांट कन्वर्जन छूट। ये जो विंड फार्म, विंड पावर प्लांट ये कोई लगाना चाहता है तो इन चीज़ों को भी माननीय सभापति महोदय कर मुक्त की है। तो ये सब चीज़ें इसलिए की कि रोजगार भी बढ़े और किसान को फायदा भी हो, और जो अनावश्यक जटिलताएं हैं कानून में उससे उनको छुटकारा मिले। ऐसे लैंड कन्वर्जन पोर्टल की शुरुआत की। अब कन्वर्जन के लिए, लैंड के लिए आप सीधी ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया, जिसके माध्यम से वो चीज़ें आपकी स्वतः ही हो जाएगी। इसी तरह हमारी तहसीलों को गौशाला आवंटन के लिए हमने 20 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी। इसी तरह हमने निश्चित जगहों के लिए किया। भूमि आवंटन 60 जो बता रहे थे माननीय सदस्य, कैसे हो गया भाई? कैसे जो छूटें की है आपकी सुनी दिन भर मैंने सुबह से, तो बोलना तो पड़ेगा सर। आप ही कोऑपरेट नहीं करोगे तो कौन करेगा? माननीय सभापति महोदय, जो कई सदस्यों ने आवंटन पर चिंता जाहिर की, हमने तय कर रखा कि 60 दिवस में एप्लीकेशन लगाने के बाद उसका आवंटन का निस्तारण करने के लिए। इसी तरह हमने नियमन अवधि में छूट की है। जो 2 तरह के नियमन थे, गैर मुमकिन अतिक्रमण है जो कर रखा है जमीनों पे जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है, और एक सिवायचक भूमि है जहाँ खेती होती है। उनके जो तारीख थी 15/7/2094 में 1994 में, उसको बढ़ाकर हमने 15/7/2004 की है। अलॉटमेंट के लिए 1-1-5 से बढ़ाकर हमने 1-1-15 की है। तो उन तमाम लोगों को जो जागरूक है, जो MLA या आपकी कमेटी वो वहाँ पर बैठकर अलॉटमेंट करवाता है, अगर कोई दिक्कत आ रही तो हमें बताएं, ज़मीन उपलब्ध है, आपकी P14 की नकलें निकलाएं, आपकी 1-1-15 से किसी की है और कोई SDM नहीं कर रहा है तो आप बताएं, हमारे पास लाए ध्यान में, जिला कलेक्टर को बताएं, जिला कलेक्टर नहीं सुने तो हमें बताएं, हम उसका कन्वर्जन करवाएंगे ताकि उसके अलॉटमेंट हो। तो सरकार की मंशा साफ है, जो भूमिहीन है, सीमांत है, लघु सीमांत है, उसको ज़मीन मिले, ये इसके लिए हमने प्रोविजन किया है। इसी तरह हमने पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल का गठन किया, जो माननीय उच्च न्यायालय ने चिंता जाहिर की। PLPC कमेटी गठित की, जिसमें हमारे 4356 मामले आए। माननीय सभापति महोदय, कई लोगों ने चिंता जाहिर की कि हमारे चरागाह जमीन पर अतिक्रमण है, तो ये इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए कमेटी गठित की। SC/ST के भाइयों के लिए भी चिंता जाहिर की, माननीय बेरवा जी ने भी कही, हरीश जी ने भी कही है, कई सदस्यों ने चिंता जाहिर की। आप उन लोगों को लाए, उसके लिए 183B कानून बना हुआ है, तुरंत हटाएंगे। PLPC कमेटी और गठित कर दी, इसमें हमारे 1,69,000 प्रकरण राजस्थान में आए। माननीय सभापति महोदय, 1,22,000 को हमने 47,538 भूमि पर अतिक्रमण हटाया, और 4,356 में 1,837 भूमि का नियमन किया है इस PLPC कमेटी के माध्यम से। तो ऐसा नहीं कि कहीं नहीं काम हो रहा है, लेकिन जो जागृत है, जो आगे दौड़ के काम करवा रहा है, उन लोगों के काम। बाकी कई अधिकारी अच्छे दौड़ते हैं, गाँव में जाते हैं तो काम होता है, कहीं नहीं जा पाते तो जनप्रतिनिधि जागरूक है तो हो पाता है। इसी तरह हमने गैर लाभकारी संस्थाओं को निःशुल्क 2000 स्क्वायर फीट तक निःशुल्क जमीन देने का रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी की देन की वजह से। रिप्स में हमारे 2022 की इकाइयों का कन्वर्जन प्रभाव से हमने छूट कर दी। बिना आवंटन का एक इतना बड़ा निर्णय लिया
जो कहीं आवंटन नहीं हुई लेकिन वो कब्जे पे बैठा हुआ है, उसको 1981 से हमने 10% डीएलसी रेट लेकर उसके नाम पे जमीन खातेदारी देने का अधिकार किया। आप उसके अंदर भी आ सकते हो जो, लेकिन आपको जानकारी हो तो इस कानून का उपयोग लेकर डीएलसी का 10%, राजस्थान में 22,000 किसानों को इसका सीधा फायदा मिला, उनको पता भी नहीं होगा। तो उस बार कोई रिकॉर्ड भी नहीं, लेकिन सीधा फायदा एक ही ऑर्डर से दे दिया। नामांतरण शीघ्र खोलने के लिए जो पहले लगभग 47 दिन की अवधि थी वो हमने घटाकर 30 दिन की, माननीय सभापति महोदय। अब आपको जानकारी हो तो जो पहले 7 दिन थे पटवारी के पास, हमने 5 दिन किए। इसी तरह हमारे पंचायतों के पास 30 दिन थे, उसको 20 दिन किए। तो ये काफ़ी हद तक नियमों में सरलीकरण किया, इसका फायदा मिल रहा। रही बात चारागाह पॉलिसी की, काफ़ी सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। इसमें हमने कैबिनेट में निर्णय लिया था। इस कैबिनेट के निर्णय से जो राजस्थान में लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में जो लोग मकान बनाकर घूमंतक, अर्धघूमंतक या कमजोर वर्ग के लोग बसकर बैठे हुए हैं, कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 100 वर्ग मीटर तक उसको निःशुल्क दे, उसकी शक्ति पूर्ति करते हुए दे। लेकिन हमारा इसमें कोर्ट का स्टे आने की वजह से हम उस पॉलिसी को रोक दी। लेकिन जब दोबारा हम पॉलिसी के माध्यम, हमारे एजी के माध्यम से हमने राय लेकर जब माननीय कोर्ट को निवेदन किया तो हमें परसों ही हमारी राय भी आ गई। और अब मैं आपको कहते हुए खुशी होगी कि हम कल परसों चिट्ठी लिख रहे हैं कलेक्टर को, तमाम कलेक्टरों को, जब बसे हुए हैं आप उन जो इसकी पालना, चारागाह जो पॉलिसी कैबिनेट ने मंजूर की उसकी पालना के आधार पर कोई कलेक्टर आपको मना नहीं करेगा। और जो बसी हुई चारागाह पे मकान है 100 वर्ग मीटर तक उसको शक्ति पूर्ति करते हुए हम उसको पट्टा दे देंगे। ये चारागाह पॉलिसी के अंदर जो कैबिनेट ने निर्णय लिया, पूरे राजस्थान के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम कैबिनेट ने किया और उसको कोर्ट ने भी माना। हम उन्हीं नियमों के आधार पर गए जो जगमाल सिंह जी 2011 का जिक्र करे, गुलाब कोटरा जी का 2017-18 का जिक्र करे, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी का फायदा पूरे राजस्थान के लोगों को हो रहा। माननीय सभापति महोदय, अब थोड़ा सा ही बचा है, पास कराओ, हो गया पास। अब मेन काम तो अब आया, अब क्या मेन बाकी रह गया? कई चीजें आई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट में 23-24 में दो तीन घंटे और अभी अब जो नामांतरण होंगे, विक्रय, हक त्याग एवं उपहार, विक्रय, माननीय सभापति महोदय, क्या हो गया? समय तो आप मांगे पारित होने तक बढ़ा हुआ है, मांगे पारित होने तक। विक्रय, हक त्याग, देखो मैंने सुना तो मैं तो जाऊंगा नहीं, बोले आप जा सकते हो, फिर क्यों चिंता करें? विक्रय, हक त्याग एवं उपहार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री होते ही स्वतः ही नामांतरण दर्ज होगा। अब जो हम निर्णय कर रहे हैं, अब जो निर्णय हो रहा, जमाबंदी को अपडेट करने के प्रावधान कर दिए गए। इसी के साथ बाकी अन्य मामले जैसे विरासत आदि के नामांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस कर रहे हैं, ये भी हमने निर्णय कर दिया। तो ये बहुत अच्छा काम जो आप लोगों के लिए है, इसलिए मैं जिद कर रहा हूँ आप पूरी तरीके से सुनो, इस चीज़ों को आपके काम आएगा। इसी तरह गिरदावरी वाला मैंने बताया, अब कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हमारे को पिछली बार उपनेता ने जब हमारे बजट पे बोल रहे थे तो वो चीज़ें कही कि एक ही आदमी को जमीनें अलॉट करने का काम कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी ध्यान में लाना चाहूँगा, जो 2014 से 2018 तक किन किन लोगों को सौर ऊर्जा के लिए जमीनें अलॉट की है, कौन कौन लोग थे और कितनी कितनी जमीन की, और 4 साल में ये सरकार आने के बाद कितने लोगों को कितनी कितनी जमीन अलॉट की, ये आंकड़ा मेरे पास। आप चाहो तो टेबल कर दो, चाहो तो पट्टी पूरा टोटल जमीन जो 14 से 18 में गत सरकार राजकीय विभाग के उपक्रम को जो आवंटन किया, सरकारी विभाग थे एनटीपीसी, सौर ऊर्जा, जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट की, उनमें इन्होंने किया 11,305 बीघा 2014 से 2018। और अशोक गहलोत सरकार ने राजकीय उपक्रम विभागों को आवंटन किया 33,521 बीघा
4 साल में आपसे डबल से भी ज्यादा सरकारी उपक्रमों को की। सरकारी उपक्रमों को माननीय सभापति महोदय अशोक गहलोत सरकार ने 3 गुना पिछली 5 साल के कार्यकाल से इस 4 साल में अलॉट की। इसी तरह प्राइवेट कंपनियों का आवंटन इन्होंने की 70,825 बीघा, 70,525 बीघा। और अशोक गहलोत सरकार ने की 2019-23 से 36,841 बीघा। मांग कोई भी करता, आवंटन कितनी हुई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से? कुल 82,130 बीघा पिछले 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने अलॉट की। और इस कार्यकाल में 70,362 बीघा अलॉट की कांग्रेस सरकार ने। अब इसमें अडानी भी है, अब इसमें टाटा भी है, अब इसमें रिलायंस भी है, इसमें एक्मे भी है, इसमें अवाडा भी है, इसमें ईडन भी है, कई ऐसी संस्थाएं। और आपके टाइम में वो संस्थाएं ज्यादा है जो मोटे मोटे जिनके मित्र मंडली की बात आती है। ये हमने अलॉट की तारीख भी बता दें, तारीख भी बता दूं। अडानी को 5/7 को 20,414 बीघा अलॉट की। ऐसे एसबीआई रिन्यूएबल को हमने की 5,125 बीघा। मिस्टर अडानी को की हमने 397 बीघा। ईडन को की हमने 1,795 बीघा। राजस्थान सोलर पार्क को की हमने 10,470 बीघा। ऐसे एनटीपीसी को की। ऐसे हर विभाग की आपके कार्यकाल की हमारे कार्य, इसलिए आप आरोप हमारे पर अन्यथा नहीं लगाए। हमारा कहना का अर्थ है हमने भी की है, हमने भी की। इसे नाराजगी तो नहीं है ना? एक मिनट बता, अडानी से मित्रता तो होगी ना? अडानी से मित्रता तो हो गई, ये तो रिकॉर्ड पर ले आओ। एक बार हम किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है। रिप्स में हमने पूरे राजस्थान के भले के लिए पूरे हिंदुस्तानी दुनिया के व्यापारियों को जा जाके बुलाया और वो आए। झगड़ा है उस चीज का है। हमने पॉलिसी बनाई जो सब लोग आवे, आपने पॉलिसी बनाई जो एक आदमी आवे। झगड़ा हुआ है, झगड़ा वो है माननीय सभापति महोदय, झगड़ा उस चीज का है। हम कोई किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, पॉलिसी के खिलाफ है। पॉलिसी ऐसी बने जिसमें सबकी भागीदारी हो। मुझे एक यूट्यूब पर, ये अखबार में, टीवी पर जो चीजें आ रही, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जो बेशर्मी शब्द का जो इस्तेमाल हुआ, बेशर्मी, उसमें बड़ी ऐसे सदन में ऐसी चीजें लिखी हुई है, ऐसे पवित्र ऐसे कानून बने हुए हैं। ऐसे में कुछ ठीक उदाहरण इस शब्द का संसद में देखने को मिला। सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ आदमी कहेगा मैं अकेला सब पे भारी। वो अकेला कहां? उसके ईडी साथ, उसके सीबीआई साथ, उसके इनकम टैक्स का साथ, उसके साथ आरएसएस साथ, उसके साथ विश्व हिंदू परिषद, उसके साथ पूरी कॉरपोरेट लॉबी, उसके साथ अडानी, उसके साथ मीडिया के मालिक। बात सुनो, बात क्या बात करते हो? माननीय मंत्री महोदय, साहब हो गए, पता ही नहीं लगा। माननीय और आज कह रहा हूँ, पास कराइए बिल, पास कराओ यार। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी प्लीज पास कराइए। एक मिनट, पास कराओ। अकेला पास कराओ यार, क्या डिस्टर्बेंस कर। माननीय सभापति महोदय, अकेला तो वो आदमी है क्या यार? बिराजिए। अकेला तो वो आदमी है। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में अकेला किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में अकेला तो राहुल गांधी है, जिसके पीछे पड़ी इनकम टैक्स, पीछे पड़ी ईडी, पीछे पड़ी सीबीआई, पीछे पड़े सारे नेता। अकेला तो वो है, अकेला वो नहीं है। तो ऐसे समूह में तमाम शक्तियां मुकाबला करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर की जो यात्रा निकाली, जिसमें गरीब, दलित, किसान, मजदूर सारे लोग मिले हैं, व्यापारी भी मिले, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी मिले, ऐसे लोग मिले। शांत रहो भाई। ऐसे वो अकेला आदमी है जिसके पीछे से पड़े उसके पर आरोप लगाते हैं। इसलिए बेशर्मी का शब्द तो वो है, बेशर्मी ये नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। ये तमाम चीजें मैंने इसलिए आपके समक्ष आपके माध्यम से रखी। फिर भी माननीय सदस्यों को जो कटमोशन थे उनका तो मैं जवाब भेजूंगा ही। कुछ चीजें जो इन्होंने कही है, जैसे 23 जनवरी का फैसला आया, बिजोलिया का एक मेरे जिले का जिक्र किया था, उसमें कई बदयांती हो सरकार की। ऐसे तो फैसले कोर्टें करती है, आज से नहीं
10-10, 20-20 साल से केस चल रहे हैं, फैसले होके आते हैं। एक मिनट, तो फैसले होते हैं, अगर उसमें कोई ऑर्डर कर दिया हो, उसमें जैसे ही मैंने पहले भी ये फैसला आने के 4 दिन पहले सदन में एक क्वेश्चन में कहा था कि सरकार के खिलाफ कोई भी फैसला आता है, सरकार के खिलाफ, सरकार की जमीनों पे सरकार के खिलाफ कोई फैसला आता है तो उच्च अधिकारियों को सूचना करनी पड़ती है, अपील नो अपील के प्रावधान है, ऐसे सीधी नहीं होती। और इसमें भी वही चीज़ है, फैसला तो कोई भी करवा के लाता है या करके आता है तो वकीलों के थ्रू आता है, हाई कोर्ट के भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, रेवेन्यू बोर्ड के आते हैं, RAA के भी आते हैं। इस केस में भी मैंने पता किया, आपने बोलने के बाद जाके देखा तो 3-4 कोर्टों के फैसले हो रखे थे, 3 कोर्टों के, उसके बाद आया तो कोई सरकार ने थोड़ी फैसला करवा दिया। लेकिन फिर भी ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, खातों के आपने और भी जिक्र किया था अब्दुल रहमान के फैसले का, भूमि आवंटन का। मैं मंदिर माफ़ी की, आपका कटमोशन भी था, मंदिर माफ़ी में हमने ऑर्डर जारी कर रखे, फिर भी मैं आपसे अलग से उस चीज़ के लिए ऑर्डर भी भेज दूंगा। जो आपकी भावना थी हमने ऑनलाइन करने के लिए, उसमें पुजारी का नाम जो होता है उसके साथ करने का, इसलिए आप चिंता नहीं करें, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर है कि जो माननीय सदस्य चाहे पक्ष का विपक्ष का कोई भी बात रखे, उसकी बात में सच्चाई है, हम उसको मानेंगे। हम उसमें अगर कानून में बदलाव करना होगा तो बदलाव करेंगे। ये मुख्यमंत्री ने छूट दे रखी है, कैबिनेट में रखकर हम ये करवाते हैं। तो आपके जो चीज़ें आई है हम उसका ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों की भावना की कदर करेंगे और राजस्थान का चौमुखी विकास हो, ऐसी कामना हम सब लोग मिलकर करेंगे। और ये तमाम इतने नियमों में सरलीकरण, इतने बजट में, जैसा हमारे मंत्री जी ने बोला, उसके बाद कोई बचा ही नहीं, हम ही आएंगे, हम ही आएंगे। आपने कहा हम ही आएंगे। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 को पारित कराएं।